छत्तीसगढ़ में लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये दावा भी किया गया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरे दंडकारण से ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा। और 2024 में जो सफलता के आंकड़े जवानों को मिले हैं, जिसमें लगभग 220 की संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया, कई ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए, लगभग 800 से 900 की संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया और गिरफ्तार भी किए गए इतनी ही संख्या में माओवादी, जिसे देखकर ये लगने लगा कि वाकई में 31 मार्च 2026 के लिए जो दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी नजर आ रही हैं जिसने कई सवाल भी खड़े किए हैं, तो मुझे लगा उस सवाल पर भी बातचीत करना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो 2024 में पूरे दंडकारण में और लगातार अबुझमाड़ के इलाके में जो लगातार ऑपरेशन हुए और 220 की संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया और कई ऑटोमेटिक वेपन, वो ऑटोमेटिक वेपन जिसे जवानों से माओवादियों ने लूट लिए थे, उसे वापस रिकवर किया गया। संख्या इतनी बड़ी थी, साथ ही साथ समर्पण और गिरफ्तार किए गए माओवादियों की संख्या भी इतनी थी, जिसे देखकर ये इस बात पर भी यकीन होने लगा है कि 31 मार्च 2026 जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है वो पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन 2025 के शुरुआत में माओवादियों ने एक बड़ा पलटवार किया, जिसमें कुटरू और बेदरे के बीच में एक बड़े आईडी ब्लास्ट में उन्होंने जवानों से भरी एक गाड़ी को ब्लास्ट किया, जिसमें 8 जवान और एक सिविल ड्राइवर की मौत हो गई। लगा कि माओवादियों ने अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन ठीक उसके बाद जवानों ने फिर से पलटवार किया बटालियन के इलाके में। बटालियन का वो इलाका, हिड़मा का इलाका, जिस इलाके में ऑपरेशन करना बहुत ही कठिन चुनौती है जवानों के लिए। उस इलाके को पहले कैंप लगाकर घेरा गया और उसमें एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें लगभग 12 से 18 की संख्या में, क्योंकि जवानों ने 12 कहा और माओवादियों का एक संदेहास्पद पर्चा जारी हुआ जिसमें 18 की संख्या का जिक्र किया गया। दामोदर जैसे बड़े माओवादी नेता के मारे जाने का जिक्र किया गया। एक लेटर आता है कुछ दिनों के बाद ही चलपति, जो कि सेंट्रल कमेटी है, 1 करोड़ का इनाम है, उन्हें उड़ीसा के गरियाबंद और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में घेर कर मारा जाता है। वहाँ पर भी संख्या लगभग 20 के आसपास पहुँच जाती है। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए जाते हैं। लगने लगता है कि वाकई में माओवादी जो नए नए पैंतरे बना रहे हैं, उन सारे पैंतरों को समझते हुए जवानों के द्वारा दंडकारण में और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें चौंकाने वाले भी निकल कर आई। आपको याद हो कि बीते कुछ दिनों से लगातार माओवादियों के अलग अलग इलाकों में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां बरामद की जा रही हैं। तो वहीं कुछ इलाकों में, जैसे बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती के भट्टीगुड़ा के जंगलों में, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, माओवादियों ने हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बना रखा था और इस हाईटेक ट्रेनिंग कैंप को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने ध्वस्त किया। जब वहाँ वो पहुँचे तो उन्हें समझ में आया कि माओवादियों के जो बटालियन के जो लड़ाके हैं उनको किस तरह से वहाँ पर ट्रेंड किया जाता था और उसके लिए किस तरह से व्यवस्थाएँ वहाँ पर तैयार की गई थी, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली तस्वीर थी, आप भी जो अभी वीडियो में देख रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ माओवादियों ने एक पैंतरा, जो अपने पुराने पैंतरे को फिर से पूरे बल के साथ उस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया है, और वो है उनके आईडी बम का खतरा। क्योंकि आईडी बम का खतरा आज भी जवानों के लिए बदस्तूर जारी है। आईडी बम वो चुनौती है जिसे जवान पूरी तरह से डिटेक्ट करने में सफल नहीं हो पाते, और जब भी सफल नहीं हो पाते उसका खामियाजा उन्हें बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। कुटरू और बेदरे के बीच की घटना जो 6 जनवरी को हुई, जिसमें 8 जवान शहीद हुए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि किस तरह से माओवादियों के द्वारा तत्काल में आईडी बम या फिर पुराने आईडी बम को फिर से डिटेक्ट करके ब्लास्ट किया जाता है और उसकी जद में जवान आ जाते हैं। 2 दिनों पहले ही बीजापुर और दंतेवाड़ा के अलग अलग इलाके से 2 तस्वीरें आई जो चौंकाने वाली हैं। आवापल्ली और बासागुड़ा के बीच में एक लगभग 50 किलो का आईडी बम बरामद किया गया है, और जो कि बीचों बीच सड़क के पुल पर लगा हुआ था, जिसे देखकर मैंने इसके पहले भी अपना संदेश जारी किया है कि जिस तरह से एमपीवी व्हीकल जो है माओवादियों के खिलाफ जवान यूज़ करते हैं, माइन प्रोटेक्टर व्हीकल, जिसका कि लगभग 40 से 50 किलो तक का बारूद अगर उस पर इस्तेमाल किया जाए तो उस गाड़ी में किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसकी जानकारी जब माओवादियों को लगी तो उन्होंने लगभग 50 किलो तक का बारूद इस्तेमाल करके उस गाड़ी के भी परखच्चे उड़ा दिए। अब उस व्हीकल का अपडेट वर्जन जवानों के लिए लाया गया बस्तर के दंडकारण के इलाके में, और उस व्हीकल में भी अब लगातार माओवादी, मुझे लगता है कि उसे भी अपनी जद में लेने के लिए बार बार बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि जवानों की वो ऑटोमेटिक व्हीकल जो माओवादियों के खिलाफ यूज़ की जा रही है उसे भी अपने जद में लिया जाए। इसी बीच जो चलपति जो कि 1 करोड़ के इनामी माओवादी थे, 1 करोड़ उन पर इनाम था, उनके मारे जाने के बाद उनके ससुर का एक बयान सामने आया। उनके ससुर उनके असल में डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे हुए थे।
रायपुर के मुख्यालय में, तब उन्होंने ये बयान दिया है और वो बयान काफ़ी चौंकाने वाला है। सबसे पहले उस बयान को आप सुनिए। मेरा नाम लक्ष्मण राव है, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। यहाँ क्यों आया आपने पूछा नहीं है। वो अखबार में थे, वो गरियाबंद में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें कम से कम 14 लोग लाशें बरामद की गई है। मैं सुबह सुबह कल शाम को पलासा से गाड़ी पकड़ के दुर्ग का एक्सप्रेस पकड़ के आज सुबह यहाँ उतरा था। उतरने से भी यहाँ एक दैनिक भास्कर डेली वो है ना न्यूज़पेपर, वो पढ़ा। वो पढ़ने से मेरे को ये मालूम पड़ा है कि लाशें यही हैं। मैं सोचा पहले गरियाबंद तक जाना पड़ेगा बोल के सोचा मैंने, यही है। यहीं आने से मैं सुबह सुबह इधर ही आ गया। मैं किससे बोलना, किससे पता करना, मेरे को क्या पता है। कोई अफसर का उससे भी हमको मालूम नहीं है ना। हम यहाँ आके इंतजार कर रहे हैं, अभी बंदोबस्त कर रहे हैं, साहब दे देंगे। हाँ? वो लाश तो चलपति है, वो मेरा दामाद होता है। ओके। ओ पता तो किसे होता है, आप जैसे पत्रिकाओं से होता है, अपन को पता है। आप जैसे लिखते हैं, अब जैसे फोटो छापते हैं, वही देखकर हम पता कर ले सकता है। हम थोड़ी जंगल में जा सकते हैं, नहीं है। कभी वो घर आने की कोशिश नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं एक बार भी। अरे घर तो उनका चितूर में है, चितूर जिले का है। वो लोग यहाँ जंगलों में काम करते हैं। मेरा बेटी भी इसमें काम कर रही है, किसको पता है, मालूम नहीं मेरे को। और क्या जानते हैं, कैसे पता चला, कहीं जांच भी नहीं होती? नहीं है, शक नहीं है। वो जानते तो आपके बेटी भी नक्सली में काम कर रहे हैं, काम कर रही है सर। काम कर रही होगा जी। है। हाँ, वो अखबार में ये लिखा है कि मेरा बेटी भी चलपति और उसका वाइफ भी अमर हो चुके बोल के लिखा है, वो पढ़ रहा है। मैं डर गया, डर बस इधर भाग के आ गया। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, आंध्रा का हूँ। आपको पता चला आपकी बेटी जो है वो अभी ठीक है या? नहीं पता चला, नहीं पता चला। लोग आप लोग साहब लोग तो फोटो बताइए, वो फोटो में तो मेरे बेटी का नहीं है। अब मैंने एक सिर्फ चलपति का फोटो को पहचाना। मतलब बेटी अभी है जंगली में। हो सकती है। ये जिस प्रकार से जी, जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई, किस तरह से इस चीज को देखते हैं? और एक स्टेट का है, राज का है, राज चलता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि राज वो जो क्वेश्चन करने वालों को दबा दो, यही हो रहा है। अब जब भी यहाँ से होता है, स्टेट पे होता है ना, अब वो गवर्नमेंट होता है ना, वो बड़ा गवर्नमेंट होता है। उनका मकसद एक है, जंगलों से ट्राइबलों को हटा देना है, वो जंगल खाली कर देना है और किसी को बड़ा कारपोरेट को अपनाना है। वही तो काम है, ये तो है। नहीं नहीं, बच्चे नहीं है। नो, बच्चे नहीं है। अरे वो नहीं, कभी कभी नहीं देखा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो लोग एक मकसद से वो चले गए, जान खतरे में डाल के भी चल रहे हैं। कई लोग चल रहे हैं ऐसा ही, हमारी देश में ही नहीं, ऐसा क्या वर्ल्ड में ऐसे चलता है। आप क्या सोचते हैं, क्या वो सही रास्ते पे थे या फिर वो गलत रास्ते पे थे? कभी आपने जाने की कोशिश की? सही रास्ते पे है, जान खतरे में है, मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, अल्टीमेट फाइनल डेट दे दिया, फरवरी 26 का तो माओइज्म खत्म कर देंगे, नक्सलवादी खत्म कर देंगे। लेकिन वो शैडो से फाइट कर रहे हैं। असली क्या है, असली मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, अविनीति, द करप्शन है, उस पे लड़ना है। उसके खिलाफ जो भी बोलता है ना, उसके से खत्म कर दे रहा है। यही तो हो रहा है मेरे ख्याल में। मैं बहुत छोटा हूँ, राजनीति में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ बस। नाम बता दीजिएगा। मेरा तो लक्ष्मण है, कहाँ से आए भैया? आंध्र प्रदेश से है, वो विशाखा जिला। तो सुना आपने, ये चलपति के ससुर हैं लक्ष्मण, जो कि तेलंगाना से आए हुए हैं और इन्होंने किस तरह से बताया कि
वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं डेड बॉडी लेने के लिए। उनकी बेटी जो कि चलपति की पत्नी है वो अभी भी जंगलों में, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वो मारी गई या नहीं, जिंदा हैं या किस हाल में, उसकी जानकारी नहीं है। वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि चलपति और उनकी पत्नी जो है जो माओवादी के तौर पर हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? समाज में ऊंच नीच होने की वजह से लड़ रहे हैं, समाज की विसंगतियों की वजह से लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही, हालांकि आपको लगेगा कि एक माओवादी के ससुर की बात को मैं इतनी प्रमुखता से क्यों रख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए, इसलिए इस मुद्दे को मैं यहाँ पर बहुत प्रमुखता से रख रहा हूँ। उनके ससुर ने कहा कि हमें विसंगतियों से लड़ना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, ऊंच नीच के खिलाफ भी लड़ाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हो रही है। जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हो रही। उनका अभी भी मानना है कि उनका जो दामाद है जो कि चलपति, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, उनकी जो बेटी है जिस पर पता ही नहीं अब तक कितने रुपए का इनाम है, वो अभी भी समाज के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी सोच उनके ससुर की है। हथियार लेकर भले जंगल में वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक या उनके रिलेटिव या उनके जो परिजन हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो लोग गलत हैं। बीते दिनों दामोदर की मां का एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था जिसमें उनकी मां ने कहा था कि इस लड़ाई को छोड़कर वापस लौट आएँ, लेकिन उनके मौत की खबर आई, उनका बेटा वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन इनके चलपति की मौत के बाद उनके ससुर आज भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। उनके बयान में आपने सुनिए, शुद्ध हिंदी में उन्होंने कहा है। ये सोचने पे मजबूर करता है दोनों चीज़ें कि माओवादियों के द्वारा जो उनकी जो विचारधारा है क्या वाकई में समाप्त हो रही है? क्या वाकई में अभी भी ऐसा तो नहीं है कि जो निचले स्तर के लोग हैं या दूसरे प्रदेश के लोग हैं वो लोग आज भी उनका समर्थन कर रहे हैं? उनके अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें आई हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं सामने, देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ी है एक उस व्यक्ति के लिए जो उस पार्टी से रिलेटेड है जो कि हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में बैन कर चुकी है। माओवादी पार्टी को हमारे देश ने लोग बैन करके रखा और उस पार्टी से जुड़े एक अहम व्यक्ति के अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ जुटती है और उनकी इस लड़ाई को उनका समर्थन देती है। और हमें लगता है कि 31 मार्च 2026 तक केवल गिनतियों में लोगों को मारकर, माओवादी संगठन से जुड़े लोगों को मारकर माओवाद की लड़ाई समाप्त कर दी जाएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो अमित शाह दावा कर रहे हैं और इस तरह से लोगों को मार दिया जाना, जो माओवादी हैं उनके मारे जाने से ही 31 मार्च तक क्या वाकई में समाप्त हो जाएगा? या जो उनके ससुर हैं या उनके समर्थक हैं या उनके परिजन हैं, उनकी इस तरह से विचार व्यक्त करने से कहीं लगता है कि देश के किसी कोने में ये विचार और तो नहीं भड़क रहा? तो इस पर आप अपने राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, ये भी बताइएगा। क्या वाकई में आप भी अमित शाह के दावे से संतुष्ट हैं कि 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा या नहीं? या जो चलपति के ससुर हैं उनके दावे से आपको क्या लगता है, उस पर आपकी क्या राय है, ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लगे कि मुद्दा वाकई में ज़रूरी है, साथ ही साथ वो आईडी बम कहीं जवानों के लिए बड़ी चुनौती तो नहीं आने वाले समय में, उसके लिए जवान कितने सचेत हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार माओवादी बैकफुट पर है तो जवान लापरवाही करने लगे और फिर से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए? इस पर आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों को मुझे लगा आज यहाँ रखना चाहिए और ये भी रखना चाहिए कि क्या वाकई में 31 मार्च तक माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और एक सवाल, माओवाद दंडकारण से ही समाप्त होगा या पूरे देश से समाप्त होगा? इस पर भी जवाब मुझे लगता है सरकार को देना चाहिए, क्योंकि दंडकारण से तो आप समाप्त कर रहे हैं, माओवादी भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कई प्रतीक सामने आ चुके हैं, कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी अलग अलग राज्यों में पनप रही है, हमारे देश के राज्य में पनप रही है। ये बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर आपको लगे इस मुद्दे पर वाकई बातचीत होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तथ्यों पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं ऐसा लगता है आपको तो बस्टर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।